हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन सीरीज़ में। तो हम आज इस वीडियो में जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है, घेंघा किसकी कमी से होता है? घेंघा यानी कि गोइटर, वो किसकी कमी से होता है? तो इसका सही आंसर होगा आयोडीन। घेंघा है वो आयोडीन की कमी से होता है। अगर बात करें आयोडीन की तो यह थायराइड ग्रंथि द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है, उसे हम थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। तो यह थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है और आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की आकार बढ़ जाती है, जिसे ही हम गोइटर या घेंघा कहते हैं। इसके स्रोत की बात करें तो इसके स्रोत जो आयोडीन का स्रोत है वो आयोडीन युक्त नमक से हमें प्राप्त होता है, मछली से और हरी पत्तेदार सब्जियां से हमें आयोडीन की पूर्ति होती है। तो आपको ये सभी चीज़ें याद रखनी हैं। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल का घटक नहीं है? तो अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, ये वायुमंडल में पाया जाता है, ऑक्सीजन भी वायुमंडल में पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है, लेकिन जो क्लोरीन है वो वायुमंडल में नहीं पाया जाता। तो इसका सही आंसर होगा द क्लोरीन। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन जो है वो 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन 21% पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है वायुमंडल में। आखिर ये वायुमंडल है क्या? अगर हम बात करें वायुमंडल की तो ये वायुमंडल है क्या? वायुमंडल हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक गैस का एक आवरण होता है। पृथ्वी के चारों ओर एक गैस का आवरण होता है, एक मोटी चादर बिछी होती है वायुमंडल की गैसों की, जो कि पृथ्वी से हजारों मील ऊपर है। और ये जीवों के लिए ये वायुमंडल बहुत ही आवश्यक है। तो आप इतना समझ गए होंगे वायुमंडल के बारे में। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। तो इसका सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रक्त में क्रिया करती है। अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की तो हीमोग्लोबिन है क्या? हीमोग्लोबिन एक श्वसन रंजक है, यानी कि एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि यह कशेरुकियों की ये लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है, यानी कि लाल रुधिर कणिका यानी कि ये आरबीसी में यह हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ऑक्सीजनित रूप में यह लाल रंग का, जबकि विऑक्सीजनित रूप में यह नीले रंग का हो जाता है। यानी कि बात करें तो हीमोग्लोबिन जो है अगर बिना ऑक्सीजन का रहता है तो ये होता है यह बैगनी रंग का, यानी कि नीले रंग का। और अगर इसके साथ हम O2 ऐड कर दें, यानी कि ऑक्सीजन के साथ यह मिल जाए, तो इसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं और तब यह इसका रंग हो जाता है लाल। तो यह तब लाल रंग का हो जाता है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। हीमोग्लोबिन दो वर्ड से मिलकर बना है, हीम और ग्लोबिन। हीम यानी होता है आयरन और ग्लोबिन यानी होता है प्रोटीन। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सबसे अधिक क्रिया किसके द्वारा होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पत्ती की क्रिया सबसे अधिक होती है।
अगर बात करें, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस में कौन कौन से और आंसर बनेंगे, इस क्वेश्चन से और कौन कौन से आंसर बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। जैसे कि हम सभी को जीवित रहने के लिए भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार पौधों को भी जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, जिसे ही हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ये भोजन की पूर्ति प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही करते हैं। अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण, तो एक क्रिया करते कैसे हैं। ये वायुमंडल में मौजूद CO2 और जल, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये ग्रहण करते हैं और ग्लूकोज और O2 का ये निर्माण करते हैं। ये वायुमंडल से CO2 ग्रहण करते हैं और जल ये जड़ ग्रहण करती है और फिर ये ग्लूकोज और O2 बनाती है, जिससे कि वातावरण का संतुलन बना रहता है। इस पूरी प्रक्रिया को ही हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में उपस्थित लाल रंग को सबसे अधिक अवशोषित करता है। जो ये क्लोरोफिल है, जो कि पौधों में उपस्थित होता है ना, ये लाल रंग को सबसे ज़्यादा अवशोषित करता है, फिर उसके बाद नीले रंग को अवशोषित करता है, उसके बाद बैगनी को, है ना। तो ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य की त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है, तो सही आंसर होगा मेलेनिन। ये मनुष्य की त्वचा में पाया जाता है, जो कि त्वचा की ऊपरी परत कोशिका में एक सेल पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं हम मेलानिन सेल्स। इन मेलानिन सेल्स में ही एक वर्णक पाया जाता है, जिसको बोला जाता है मेलेनिन वर्णक। एक वर्णक पाया जाता है जिसे बोला जाता है हम मेलेनिन वर्णक। यही वर्णक जो है त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। ये मेलानिन की मात्रा ही व्यक्ति को गोरा या काला बनाती है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। मधुमेह किसकी कमी से होता है। तो मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है और इंसुलिन की कमी से ही मधुमेह होता है। यह इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अर्थात जब ब्लड में इंसुलिन की कमी हो जाती है, जब ब्लड में मान लो इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। जब ब्लड में इंसुलिन की मात्रा की कमी होती है तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और मधुमेह रोगी के मूत्र में अधिक ग्लूकोज होने के कारण चींटियां भी लग जाती हैं। और बात करें मधुमेह की, तो मधुमेह होने के कारण ही घाव जल्दी नहीं भरता है। तो आपको ये सभी चीज़ें याद रखनी हैं। तो चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन सी। और विटामिन ए, डी और ई ये जल में घुलनशील नहीं है, ये जल में अघुलनशील है, अर्थात ये वसा में घुलनशील है। जबकि विटामिन सी के अलावा विटामिन बी भी जल में घुलनशील है। अगर बात करें विटामिन सी की, तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो नींबू का जो नींबू है, नींबू का रस को हम पानी में घोले तो वो घुल जाता है, आपने देखा होगा। तो नींबू में कौन से विटामिन पाया जाता है। नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि नींबू जो है नींबू में विटामिन सी होता है और वो जल में घुलनशील होता है। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी हैं। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। किस ग्रुप के लोग यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं।
तो इसका सही आंसर होगा ओ। ओ ग्रुप के लोग को ही हम सार्वत्रिक रक्तदाता भी कहते हैं या यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। क्यों यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं, इसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है, जबकि बाकी सभी ग्रुप में एंटीजन पाया जाता है। इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता ओ ग्रुप में। ये एंटीजन होता क्या है? एक प्रकार से एंटीजन आरबीसी के सतह पर स्थित वे प्रोटीन या तत्व हैं। ये हो गया मान लो कि आरबीसी, तो इसके सतह पर एंटीजन पाया जाता है, एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन, या इसको हम ग्लाइकोप्रोटीन भी कहते हैं। तो ये एंटीजन आरबीसी के सतह पर स्थित वे प्रोटीन या तत्व हैं जिनका विरोध करने के लिए एंटीबॉडी रक्त प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ओ को हम क्यों यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे हल्की धातु है, तो इसका सही आंसर होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को हम Al से दर्शाते हैं और ये सबसे हल्की धातु है। अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम एक सफ़ेद रंग की बहुत ही हल्की धातु है जो कि बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है, और इसका वजन में अत्यधिक हल्का होने के कारण इसके बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे कि वायुयान बनाने में और बर्तन बनाने में, और भी इसके कई सारे उपयोग हैं। अगर हम बात करें एल्यूमिनियम के और भी अयस्क की, तो इसके और अयस्क भी जान लेते हैं। इसके एक अयस्क तो मैंने बता दिया है कि एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइट से प्राप्त होता है। इसके अलावा ये इसके और अयस्क हैं कुरंडम, नीलम और क्रायोलाइट। ये एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती क्या हैं। वे ग्रंथि जो कि शरीर के अंदर ही हो, यानी कि जिनका स्त्राव शरीर के अंदर ही हो, उसे हम अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। ये नलिका विहीन ग्रंथियाँ होते हैं, यानी कि इसमें नलिका नहीं होती, जबकि बहिस्रावी ग्रंथियाँ में नलिका पाई जाती है, जैसे कि दुग्ध ग्रंथियाँ, इनमें नलिका पाई जाती है, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ में नलिका नहीं पाई जाती है। अर्थात ये अपने द्वारा उत्सर्जित पदार्थ को सीधे रक्त में ही छोड़ देती है। इसी कारण से हम इसे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। तो आप देख लीजिए कि लीवर जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नहीं है, ये बहिस्रावी ग्रंथियाँ हैं, क्योंकि इसमें नलिका पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा लीवर, जबकि तीनों जो है ये थाइमस, थायराइड और पिट्यूटरी ये बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम जो है वो है मिश्रण। पेट्रोलियम या खनिज तेल यह हाइड्रोजन तथा अन्य कार्बनिक यौगिकों का एक मिश्रण होता है। यह हाइड्रोकार्बन तथा अन्य कार्बनिक यौगिकों का प्राकृतिक एक मिश्रण होता है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नाइट्रोजन किस उर्वरक में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो नाइट्रोजन जो है वो यूरिया में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये यूरिया है क्या? यूरिया एक क्रिस्टलीय पदार्थ है जिसका हम उर्वरक में उपयोग करते हैं, और इसमें 45% नाइट्रोजन पाई जाती है, जो कि किसी भी अन्य नाइट्रोजन उर्वरक की अपेक्षा सबसे अधिक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।